कल मुझे मेरे एक पुराने रिश्तेदार मिले और वो मुझे देखकर बहुत चौंक गए और बोले, वाह, तुम कितने बड़े हो गए हो। इस पोइम में भी पोइट को एक ऐसा रियलाइजेशन होता है, लेकिन उनका रियलाइजेशन मेरे रिश्तेदार के रियलाइजेशन से थोड़ा अलग है और थोड़ा सैड भी, क्योंकि उनका रियलाइजेशन उनकी खुद की मदर के लिए था। तो वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे माई मदर एट 66। इस पोइम की पोइट है कमला दास, जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉइस मानी जाती है। उनकी राइटिंग की सबसे खास बात है उनकी ऑनेस्टी। वो अपने इमोशंस को बिल्कुल रॉ और रियल तरीके से एक्सप्रेस करती हैं। उनके काम में अक्सर लव, लोनलीनेस, आइडेंटिटी और ह्यूमन रिलेशनशिप्स के थीम्स मिलते हैं। माई मदर एट 66 में भी वो एक सिंपल मोमेंट को इतनी डेप्थ के साथ प्रेजेंट करती हैं कि वो एक यूनिवर्सल इमोशनल एक्सपीरियंस बन जाता है। अब पहले मैं आपको पूरी पोइम रीड करके सुनाता हूँ, क्योंकि इस पोइम को समझने से पहले इसको फील करना बहुत जरूरी है। पोएट लिखती हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज, ओपन माउथ्ड, हर फेस ashen like that of a corpse, and I realized with pain that she was as old as she looked. But soon I put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, worn, pale as a late winter's moon, and I felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. मजा आया? ये पोइम एक्चुअली किसी इवेंट के बारे में नहीं है, ये एक रियलाइजेशन के बारे में है। एक ऐसा मोमेंट जब आप सडनली फील करते हो कि वक्त बीत रहा है और उसे रोकना आपके लिए इम्पॉसिबल है। इसका कंप्लीट मीनिंग जानने के लिए चलो इस पोइम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पोइम की शुरुआत होती है एक कार सीन से। पोइट अपनी मदर के साथ ट्रेवल कर रही है और उन्हें क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही है। उनकी मदर डोज कर रही हैं, ओपन माउथ, यानी वो हल्की नींद में है और उनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है। ये डिटेल छोटी लग सकती है, लेकिन ये उनकी वीकनेस और वल्नरेबिलिटी को शो करता है। और फिर आता है एक बहुत पावरफुल कंपैरिजन, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। यहाँ एशन का मतलब है सफेद, बेजान सा रंग, और कॉप्स यानी डेड बॉडी। तो पोइट कह रही है कि उनकी मदर का फेस एक डेड बॉडी जैसा पेल और लाइफलेस लग रहा है। ये लाइन काफी शॉकिंग है, क्योंकि यहाँ पोइट अपनी लिविंग मदर को एक डेड बॉडी से कंपेयर करती हैं, और इसी मोमेंट में उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी मदर सिर्फ ओल्ड नहीं है, बल्कि उनका एंड विजिबली नियर है। ये एक स्लो रियलाइजेशन नहीं है, ये एक इंस्टेंट इमोशनल झटका है, और इसीलिए वो कहती है, आई रियलाइज्ड विद पेन, यानी उन्हें रियलाइजेशन के साथ ही एक इमोशनल दर्द भी फील होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, बट सून पुट दैट थॉट अवे, यानी वो इस थॉट को इग्नोर नहीं करती, बल्कि जानबूझकर साइड में रख देती है। क्योंकि कभी कभी कुछ सच इतने अनकंफर्टेबल होते हैं कि हम उन्हें एक्सेप्ट करने के बजाय थोड़ी देर के लिए पुश अवे कर देते हैं। और यहीं से पोइम का रियल इमोशनल कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। इन इमोशंस को इग्नोर करने के लिए पोइट तुरंत कार के विंडो से बाहर देखती है, और वहां एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड चल रहा होता है। यंग ट्री स्प्रिंटिंग। यहाँ स्प्रिंटिंग का मतलब है तेज भागना। ऑब्वियसली ट्रीज एक्चुअली भागते नहीं है, लेकिन पोइट उन्हें ऐसे डिस्क्राइब करती है क्योंकि कार की स्पीड की वजह से रिलेटिव मोशन का इफेक्ट आता है, और उन्हें लगता है जैसे ट्रीज फुल स्पीड में स्प्रिंट कर रहे हो। ये सिर्फ एक विजुअल डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये एक्चुअली पर्सोनिफिकेशन है और यूथ और मूवमेंट का सिंबल है। फिर उनकी नजर पड़ती है बच्चों पर, जो अपने घरों से बाहर निकल रहे होते हैं फुल एक्साइटमेंट के साथ। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट लिख के यहाँ अनकंट्रोल्ड एनर्जी को शो किया गया है। एक ऐसी लाइफ जो बिल्कुल फ्रेश, एक्टिव और केयर फ्री है। ये इमेज फुल ऑफ लाइफ है, और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है। एक तरफ कार के अंदर स्टिलनेस, साइलेंस और एजिंग, और दूसरी तरफ कार के बाहर ट्रीज और बच्चों के थ्रू मूवमेंट, एनर्जी और यूथ को दिखाया गया है। पोइट ये सब सिर्फ डिस्क्राइब नहीं कर रही, वो एक्चुअली अपना अटेंशन डाइवर्ट कर रही है, यानी वो कॉन्शियसली अपने दर्द से बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, ये एस्केप परमानेंट नहीं है, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। पोइम का फाइनल पार्ट एयरपोर्ट पर सेट है। सिक्योरिटी चेक के बाद पोइट अपनी मदर को थोड़ा डिस्टेंस से देखती है। ये डिस्टेंस सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल भी फील होता है। वो कहती है, वॉन, पेल एज अ लेट विंटर्स मून। यहाँ वॉन का मतलब है वीक या थोड़ा बेजान सा, और पेल का मतलब है कि उनका रंग थोड़ा फेडेड या फीका हो गया है, और लेट विंटर्स मून यानी सर्दी के आखिरी दिनों का चांद। अब ये इमेज क्या शो करती है? एक ऐसी चीज जो धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। ये कंपैरिजन क्लियरली एजिंग और डिक्लाइन को सिंबलाइज करता है। इस मोमेंट पे पोइट को एक पुराना डर याद आता है, माई चाइल्डहुड्स फियर,
ये वो फियर है जो बचपन से उनके अंदर था कि एक दिन उनकी मदर उन्हें छोड़ के चली जाएंगी। यानी ये इमोशन सडन नहीं है, ये उनके अंदर हमेशा से प्रेजेंट था, बस अब ज्यादा रियल हो गया है। क्रिटिकली देखें तो ये मोमेंट पूरी पोइम को कनेक्ट करता है। पहले पोइट ने अपने आप को ट्रीज और चिल्ड्रन के थ्रू डिस्ट्रैक्ट कर लिया था, लेकिन अब वो डिस्ट्रैक्शन ब्रेक हो जाती है और रियलिटी उनके सामने आ जाती है। लेकिन इसके बाद अब उनका रिएक्शन देखिए। पोइट अपना फियर ओपनली एक्सप्रेस नहीं करती, वो कहती है सी यू सून अम्मा, और नेक्स्ट लिखती है कि ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये स्माइल हैप्पीनेस का साइन नहीं है, ये एक कंट्रोल्ड और फोर्स रिस्पॉन्स है जिसमें वो अपने दर्द को हाइड कर रही है। इस तरह पोएट एक इमोशनल मेच्योरिटी दिखाती है, वो अपने फियर को समझ भी रही है और उसे कंट्रोल भी कर रही है। ये पोइम यहीं एंड होती है, एक क्वाइट एक्सेप्टेंस के साथ, विदाउट एनी ड्रामेटिक रिएक्शन, सिर्फ एक साइलेंट डीपली फेल्ट इमोशन के साथ। अब इस पोइम का टेक्निकल साइड देखते हैं। पोइट ने कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस यूज किए हैं जो इमोशन को और स्ट्रांग बना देते हैं। सबसे पहला है इमेजरी और सिमिली। सिमिली को याद रखना बहुत इजी है, वो एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो अलग चीजों को लाइक या एज का यूज करके कंपेयर किया जाता है। जो हमें दिखता है फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स में। यहाँ कंपैरिजन काफी डायरेक्ट और शॉकिंग है, जिससे हमें इंस्टेंटली एजिंग और डेथ का फील मिलता है। और एक और बार पेल एज अ लेट विंटर्स मून में भी सिमिली दिखता है, लेकिन ये पहले वाले से थोड़ा सॉफ्ट है। यहाँ फेडिंग मून के थ्रू स्लो डिक्लाइन और वीकनेस शो होती है। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट। पोइम में दो क्लियर विजुअल्स हैं। एक साइड है एशन फेस पेल मून जो दिखाता है स्टिलनेस और एजिंग, दूसरी साइड है यंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रन जो मूवमेंट और लाइफ की इमेज देते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट ही पोइम का कोर बिल्ड करता है। इसके बाद है रेपिटिशन जो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल में दिखता है। ये लाइन बहुत सिंपल लगती है, लेकिन एक्चुअली ये शो करती है कि पोएट की स्माइल नेचुरल नहीं है, ये कंट्रोल की हुई और फोर्स्ड है ताकि एक्चुअल इमोशंस को हाइड किया जा सके। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन जो दिखता है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग में। ट्रीज एक्चुअली मूव नहीं करते, लेकिन उन्हें स्प्रिंटिंग यानी भागता हुआ दिखाकर पोइट ने ह्यूमन क्वालिटी दी है और एनर्जी और लाइफ को हाईलाइट किया है। इस पोएम का टोन काम और कंट्रोल्ड है। पोएट अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं करती, लेकिन अंदर से सैडनेस और फियर क्लियरली फील होता है, और इसी कंट्रोल टोन की वजह से पोएम और ज्यादा रियल और इम्पैक्टफुल लगती है। अब अगर पोइम के स्टाइल की बात करें तो ये बिल्कुल सिंपल और कन्वर्सेशनल है, जैसे कोई अपनी पर्सनल मेमोरीज को कैजुअली शेयर कर रहा हो। लेकिन इसके अंदर जो इमोशन है वो काफी डीप है। ये पोइम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, मतलब इसमें कोई स्ट्रिक्ट राइम या पैटर्न फॉलो नहीं होता और ना ही कोई राइम स्कीम फॉलो होती है। और इसका फ्लो नेचुरल थॉट्स जैसा लगता है, जैसे पोइट रियल टाइम में ऑब्जर्व और फील कर रही हो। अब अगर इस स्लाइड को आप ध्यान से देखें तो ये सिर्फ थीम्स की लिस्ट नहीं है, ये पूरी पोइम का विजुअल समरी है। एक तरफ स्टिल एजेड मदर और दूसरी तरफ रनिंग चिल्ड्रन फुल ऑफ लाइफ। यही कंट्रास्ट इस पोइम का कोर है, और इसमें सबसे पहला थीम है फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन। ये फियर डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं होता, लेकिन जब पोएट माई चाइल्डहुड फियर कहती है तो पता चलता है कि ये डर पोएट के अंदर हमेशा से था। यानी ये इमोशन नया नहीं है, बस अब ज्यादा रियल हो गया है। फिर आता है एजिंग एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। मदर का पेल वीक अपीयरेंस ये दिखाता है कि एजिंग कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, ये लाइफ की रियलिटी है, और इसी वजह से पोएट उसे इग्नोर नहीं कर पाती। नेक्स्ट है इमोशनल रिस्ट्रेंट। ये पोइम का सबसे सटल और इम्पोर्टेंट थीम है। पोएट फील सब कुछ करती है लेकिन एक्सप्रेस कुछ नहीं करती। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये एक कंट्रोल्ड रिएक्शन है जहां मन में इमोशंस भरे पड़े हैं लेकिन बाहर कुछ भी नहीं। फिर आता है पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड। ये बॉन्ड लाउड या ड्रामेटिक नहीं है, लेकिन इसी की वजह से ये पूरा एक्सपीरियंस मीनिंगफुल बन जाता है। अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता तो फिर ये फियर भी इतना इंटेंस नहीं होता। और लास्ट थीम है लाइफ्स मूवमेंट वर्सेस स्टिलनेस। कार विंडो के अंदर पोएट देखती है स्टिलनेस, साइलेंस और एजिंग, जबकि विंडो के बाहर मूवमेंट, स्पीड और एनर्जी नजर आती है। ये सिर्फ विजुअल कंट्रास्ट नहीं है, ये एक इमोशनल रियलिटी है, और शायद इसीलिए पोइम हमें ये फील करवाती है कि लाइफ रुकती नहीं है, बस हम कभी कभी रुक कर उसे समझते हैं। अगर इस पोइम का सेंट्रल आइडिया सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन और एजिंग के बारे में है। पोएट अपनी मदर को देखकर रियलाइज करती है कि वक्त का बीतना और लोगों का धीरे धीरे बूढ़े होना नेचुरल है, और इसी के साथ एक और फीलिंग आती है फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन। ये डर नया नहीं है, बल्कि बचपन से उनके अंदर था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पोएट इस फियर को ओपनली शो नहीं करती, वो नॉर्मल बिहेव करती है और बस स्माइल करती है। इसका मतलब ये है कि लाइफ में कुछ चीजें हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें समझ कर और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं ताकि खुद को और दूसरों को तकलीफ ना हो। तो ये था माई मदर एट 66 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। जो पति
अपनी बीवी के ज्यादा बोलते रहने से परेशान है, वो अपनी बीवी को ये पोइम पढ़वा सकता है, क्योंकि इसमें पोएट हमें चुप रहने और खुद के अंदर झांकने को कहता है। तो वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे साइलेंस से जुड़ी हुई एक बहुत डीप मीनिंग वाली पोइम, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरुदा। पाब्लो नेरुदा का जन्म 1904 में हुआ था और चिली के डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन होने के साथ साथ वो एक बहुत फेमस पोएट भी थे। पाब्लो नेरुदा उनका पेन नेम था, जो बाद में उनका लीगल नेम भी बन गया, और उन्हें 1971 में लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज भी मिला। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ग्रीन इंक में लिखते थे। ये उनके लिए डिजायर और होप का सिंबल था। उनका राइटिंग स्टाइल काफी सिंपल है और इसी सिंपलिसिटी में उनकी पोइट्री की रियल ब्यूटी छुपी होती है। ये पोइम ओरिजिनली स्पेनिश में लिखी गई थी और इसका मेन फोकस इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन पर है। पोइम की एक्सप्लेनेशन से पहले इसको एक बार स्टैंजा वाइज रीड करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज लेट्स स्टॉप फॉर 1 second एंड नॉट मूव आवर arms so much. It would be an exotic moment, without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. पोम की शुरुआत पोएट काउंट टू 12 से करते हैं और सबको स्टिल रहने के लिए कहते हैं। 12 यहाँ एक कंप्लीट साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 12 आवर्स ऑफ द डे, 12 मंथ्स ऑफ द ईयर और 12 जोडियक साइंस, जिनका हमारी लाइफ पे और एक्शंस पे कंट्रोल होता है। सिंपल पॉइंट ये है कि पोएट एक प्रॉपर पॉज की बात कर रहे हैं, जहां सब लोग साइलेंस के लिए रेडी हो जाएं। फिर वो लैंग्वेज बेस्ड बैरियर्स और डिफरेंसेस को तोड़ने की बात करते हैं और बताते हैं कि साइलेंस एक ऐसी भाषा है जो सबको आती है और जिसमें सब लोग यूनाइटेड होते हैं। अर्थ वर्ड का यूज करके वो पूरी ह्यूमैनिटी को एड्रेस करते हैं, बिना किसी कंट्री, कास्ट या क्रीड के डिफरेंस के। लैंग्वेज इंसान को आइडेंटिटी दे सकती है, लेकिन पोएट के लिए सबसे बड़ी आइडेंटिटी एक इंसान की इंसानियत होती है। फिर पोएट लिखते हैं, लेट्स स्टॉप फॉर 1 second एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। पोएट कहना चाहते हैं कि अगर हम सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी रुक जाएं तो हम अपनी लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट से दूर हो सकते हैं। नॉट मूव आवर आर्म्स के दो मीनिंग्स हैं। एक तरफ यहाँ हमारे हाथों की बात हो रही है जो कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं, और दूसरी तरफ ये वेपन्स को इंडिकेट करता है जो कि डिस्ट्रक्शन के लिए यूज होते हैं। पोएट बेसिकली कह रहे हैं कि 2 मिनट के लिए रुक जाओ और हथियारों को भी आराम दो। इसीलिए वो कहते हैं कि कांस्टेंट मूवमेंट और रश को एक पल के लिए बंद कर दो और इंजन्स और मशीन्स को भी रोक दो। ये इंजन्स इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और इन्वायरमेंटल डैमेज को रिप्रेजेंट करते हैं। पोएट चाहते हैं कि हम अपनी पर्सनल एक्टिविटीज और मैकेनिकल लाइफ दोनों को थोड़ी देर के लिए रोक दें और साइलेंस में यूनाइट हो जाएं। इसीलिए वो इस साइलेंस को एक्सोटिक कहते हैं, क्योंकि ये अनयूजुअल होगा लेकिन ये हमें पीस और बैलेंस भी देगा। अगर हम सच में स्टिल हो जाएं तो हम अपनी गलतियों को समझ पाएंगे। फिर फिशरमैन के थ्रू टायरेंट्स और किलर्स की तरफ पॉइंट किया हुआ है। पोएट चाहते हैं कि वो अपना काम रोक के अपनी गलतियों को रियलाइज करें। इसके साथ सॉल्ट गैदरर्स की बात की गई है, जो कि सोसाइटी के पुअर और लोअर सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो अपने लाइवलीहुड के लिए किसी भी लेवल तक चले जाते हैं और अक्सर इस प्रोसेस में खुद को हर्ट कर लेते हैं। उनको भी 2 सेकंड रुक कर खुद पे किए गए जुल्मों को ऑब्जर्व करना चाहिए। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइंस। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. पोएट यहाँ उन लोगों को कंडेम करते हैं जो ग्रीन वॉर्स और वॉर्स विद फायर में इन्वॉल्व होते हैं। ग्रीन वॉर्स बायोलॉजिकल वेपन्स या पोल्यूशन क्रिएट करने वाले लोगों को इंडिकेट करता है और वॉर्स विद फायर एटॉमिक वॉर की तरफ हिंट करता है। ये लोग जीत तो जाते हैं लेकिन उनकी विक्ट्री में कोई सर्वाइवर ही नहीं बचता। पोएट यहाँ उनकी इस डिस्ट्रक्शन के थ्रू हासिल की हुई विक्ट्री का मजाक उड़ा रहे हैं और चाहते हैं कि ये लोग डिस्ट्रक्शन का रास्ता छोड़ दें और सबके साइलेंस को ज्वाइन कर लें। पोएट उन्हें कहते हैं कि व्हाइट कपड़े पहन लो और बिना कुछ नेगेटिव किए दूसरों का साथ दो। व्हाइट कपड़े पहनने का मतलब होता है प्योरिटी, सेरेनिटी और पीस को अपना लेना। पोएट यहाँ एक वार्निंग भी देते हैं कि उनका साइलेंस का मैसेज टोटल इनएक्टिविटी या इनर्शिया नहीं है, बल्कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की तरफ जाना है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ लिखकर वो ये भी क्लियर कर देते हैं कि उनका मैसेज डेथ से रिलेटेड नहीं है, उनका फोकस लाइफ पर है और जीने के तरीके पर है। वो चाहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और उस ट्रैंक्विलिटी को यानी पीस को फील करें जो हमें पॉजिटिव इंट्रोस्पेक्शन करने
करने में हेल्प करेगा। आगे हैं पोएम की लास्ट लाइंस। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। पोएट क्लेम करते हैं कि हम इंसान काफी सिंगल माइंडेड होते हैं। हम हमेशा अपने गोल्स अचीव करने में और अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करने में बिजी रहते हैं, और हम कभी रुककर खुद को इवेल्युएट नहीं करते, खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम ये भी नहीं समझते कि ये डिजायर्स और अचीवमेंट्स कभी खत्म नहीं होंगी, हम इनसे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर हम थोड़ी देर के लिए भी रुक जाते तो शायद हम अपनी लाइफ का रियल पर्पस समझ पाते, लेकिन उसके बजाय हम बस डेथ के फियर के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और ये कैलकुलेट करते रहते हैं कि हमारे कितने सपने और विशेष पूरे होंगे। कंक्लूजन में पोएट हमें अर्थ का एग्जांपल देते हैं। एक सीजन यानी विंटर सीजन में अर्थ डेड सी लगती है, लेकिन नेक्स्ट सीजन यानी स्प्रिंग में वो वापस फुल ऑफ लाइफ हो जाती है। इसी तरह हमारी लाइफ भी मीनिंगफुल बन सकती है अगर हम सही रास्ते पर चलें, जो है साइलेंस और इंट्रोस्पेक्शन। और लास्ट दो लाइंस में पोएट कहते हैं, अब मैं तुम्हें इस मैसेज के साथ इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, मर्जी तुम्हारी है कि तुम इस पे अमल करते हो या नहीं। उनकी टोन से बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहे हो, जैसे उन्होंने साइलेंस को खुद भी आजमाया हो। और इसी नोट पे ये पोएम खत्म हो जाती है। अब अगर हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करें, सबसे पहले आता है रेपिटेशन। पोएट लेट्स से स्टार्ट होने वाले फ्रेजेस को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे लेट्स नॉट स्पीक या लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, ताकि स्टिलनेस और पॉज का आइडिया स्ट्रांगली एम्फोसाइज हो। दूसरा है सिंबोलिज्म। अब ये पोएम सिंबलिज्म से भरी हुई है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम याद कर लो काउंट टू 12, जो एक कंप्लीट पॉज को रिप्रेजेंट करता है। फिर है साइलेंस, जो सेल्फ अवेयरनेस और पीस का सिंबल है। तीसरा है अर्थ, जो पूरी ह्यूमैनिटी को दिखाता है। और आर्म्स, दो चीजों का सिंबल है, हाथ और वेपन्स का। इंजन सिंबल है मैकेनिकल लाइफ और रश का। फिशरमैन हार्मिंग वेल्स, ये दिखाता है कि इंसान नेचर को कैसे डैमेज करता है। और मैन गैदरिंग सॉल्ट उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो अपने सर्वाइवल के लिए खुद को ही हर्ट कर देते हैं। अब अगर इमेजरी की बात करें, पोएट ऐसे सीन्स क्रिएट करते हैं जो हम क्लियरली इमेजिन कर सकते हैं, जैसे फिशरमैन वेल्स को हार्म नहीं कर रहे, ये एक पीसफुल इमेज है। और वॉर्स विद फायर, ये डिस्ट्रक्शन को दिखाता है। फिर आता है एंजैम्बमेंट। जब लाइंस बिना रुके एक दूसरे में फ्लो करती हैं तो उसे एंजैम्बमेंट कहा जाता है, जो कि इस पोएम में क्लियरली नजर आता है। फिफ्थ है एनाफोरा। जब सेंटेंस या लाइन के बिगिनिंग में एम्फोसिस क्रिएट करने के लिए सेम वर्ड या फ्रेज बार बार यूज होता है, जैसे वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, तो उसको एनाफोरा कहते हैं। इस पोएम में कंट्रास्ट भी यूज हुई है। इस पोएम में पोएट वॉर्स विद फायर जैसी डिस्ट्रक्टिव इमेजेस को विदाउट रश, विदाउट इंजन्स जैसी पीसफुल इमेजेस के साथ कंपेयर करता है, जिससे हमें एक्टिविटी और स्टिलनेस के बीच में एक क्लियर कंट्रास्ट शो होता है। और लास्ट में आता है पैराडॉक्स, जो दिखता है डूइंग नथिंग में। यहाँ एक्चुअली इनएक्टिविटी नहीं है, बल्कि अवेयरनेस और इंट्रोस्पेक्शन तक पहुंचने का तरीका है। इस पोएम का स्टाइल सिंपल और कन्वर्सेशनल है। पोएट इजी लैंग्वेज यूज करते हैं और पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है, यानी इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है। इसका टोन काम और रिफ्लेक्टिव है। पोएट हमें फोर्स नहीं करते, बल्कि सॉफ्टली गाइड करते हैं। साथ ही इसका टोन फिलोसॉफिकल और होपफुल भी है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अब अगर हम थीम्स की बात करें, तो सबसे पहला थीम है स्टिलनेस एज सेल्फ अवेयरनेस। पोएट ये दिखाते हैं कि जब हम रुकते हैं तभी हम खुद को एक्चुअली समझ पाते हैं। फिर आता है यूनिटी बियॉन्ड डिफरेंसेस। पोएट अर्थ की बात करके ये सजेस्ट करते हैं कि हम सब एक ही लेवल पर हैं, बिना किसी कंट्री, कास्ट या लैंग्वेज के डिफरेंसेस के। एक इंपॉर्टेंट थीम है नॉन वायलेंस थ्रू पॉज। पोएट कहते हैं कि अगर हम रुक जाएं तो डिस्ट्रक्शन और वायलेंस अपने आप कम हो जाएगा। फिर आता है लैक ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। हम अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि हम खुद को ही समझने का टाइम नहीं रख पाते। बैलेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड रेस्ट भी एक की थीम है। पोएट ये नहीं कहते कि काम मत करो, बल्कि ये कहते हैं कि काम और रेस्ट के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। और लास्ट में लाइफ इमर्जिंग फ्रॉम साइलेंस। जैसे नेचर में डेड लगने के बाद भी लाइफ वापस आती है, वैसे ही साइलेंस के थ्रू भी लाइफ में क्लैरिटी और मीनिंग आ सकता है। तो ओवरऑल ये पोएम हमें सिखाती है कि रुकना सिर्फ रुकना नहीं होता, बल्कि समझने और बेटर जीने का एक तरीका होता है। कीपिंग क्वाइट पाब्लो नेरुदा की एक ऐसी पोएम है जो साइलेंस और इंट्रोस्पेक्शन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि हमें थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए और अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। पोएट ये सजेस्ट करते हैं कि साइलेंस के थ्रू हम क्लैरिटी पा सकते हैं और खुद से और दूसरों से एक
डीपर कनेक्शन बना सकते हैं। ये आइडिया यूनिटी को प्रमोट करता है और हमें इनकरेज करता है कि हम अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा स्टेप बैक करें और अपनी एग्जिस्टेंस और रिलेशनशिप्स के बारे में भी सोचें। तो ये था कीपिंग क्वाइट का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ये दुनिया खूबसूरत चीजों से भरी हुई है। किसी इंसान के लिए कोई पसंदीदा इंसान खूबसूरत हो सकता है, किसी के लिए नेचर और किसी के लिए उसकी पसंदीदा स्पोर्ट। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि किसी भी चीज की खूबसूरती हमें हमेशा के लिए खुश रख सकती है? आज की पोइम इसी पावरफुल आइडिया को एक्सप्लेन करती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 12th की एक बहुत ही पीसफुल पोइम करेंगे जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये पोइम जॉन कीट्स ने लिखी थी, जो कि एक 19th सेंचुरी के रोमांटिक पोइट थे। वो अपनी ज्यादातर राइटिंग्स और पोइम्स में ब्यूटी, नेचर और इमेजिनेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और उनकी जो पोएट्री होती थी उनका मेन फोकस ब्यूटी ही होता था और कैसे वो ब्यूटी हमें खुशी दे सकती है। तो चलिए अब हम सीधा इस पोइम को रीड करना स्टार्ट करते हैं और इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले पोइट लिखते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप। यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमारे लिए हमेशा के लिए खुशी बन सकती है, क्योंकि उसकी जो लवलीनेस है, उसकी जो ब्यूटी है वो इंक्रीज होती रहेगी और कभी खत्म नहीं होगी। यहाँ पर बावर का मतलब छांव है। पोइट ने आगे लिखा है कि फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डेस्पेंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। अब जो हमें नींद आई है वो स्वीट ड्रीम से भरी हुई है, अच्छी हेल्थ से भरी हुई है और शांति भरी ब्रीदिंग से भरी हुई है। और चाहे हमारी जिंदगी में कितना भी दुख क्यों ना हो, कितनी भी डिससेटिस्फेक्शन क्यों ना हो, चाहे हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी क्यों ना हो, हम हर सुबह एक फ्लावरी बैंड को बुन रहे होते हैं, मतलब नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर पोइट ने नेचर के साथ ह्यूमन का कनेक्शन दिखाया और कैसे वो एक आदमी को शांति दे सकती है और खुश रख सकती है। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, मेड फॉर अवर सर्चिंग, yes in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. From our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon. अब यहाँ पर जो नोबल नेचर्स, ग्लूमी डेज, अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज हैं, ये हमारी जिंदगी की सैडनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या जो चीजें हमें दुख दे सकती हैं। आगे पोइट ने बोला है कि इन सब दुखों के बावजूद भी जो शेप ऑफ ब्यूटी होती है, वो नेचर की ब्यूटी हो सकती है या किसी भी चीज की ब्यूटी हो सकती है, वो हमारे दुखों के ऊपर से कफन उठा देती है। यहाँ पर पॉल का मतलब कफन होता है। जैसे कि सूरज और चांद वो डार्कनेस को हटा के रोशनी देता है ना, वैसे ही जो शेप ऑफ ब्यूटी होती है वो हमारे दुखों को मिटा के हमें रोशनी देती है। और जैसे पेड़ हमें एक ऐसी ठंडी सी छांव देते हैं, वैसे ही ब्यूटी भी हमें छांव देती है। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कॉवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। अब यहाँ पर पोइट हमें बता रहे हैं कि नेचर जो है वो एक सिंपल भेड़ के लिए या डैफोडिल्स जैसे फूल के लिए भी बहुत ही खूबसूरत चीज है, क्योंकि वो इस ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं जिसमें पेड़ और नदियां होती हैं। वो उन्हें हमेशा एक कंफर्ट देती रहती हैं। जैसे गर्मियों के सीजन में उनको इन चीजों के आसपास जाके चैन मिलता है, जब भी वो थके हों वो इन चीजों के पास आके ही आराम करते हैं। और यहाँ पर जो पोइट ने फेयर मस्क रोज ब्लूम्स को यूज किया हुआ है, ये नेचर की खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए यूज किया। और यहाँ पर पोइट ने यह भी बताया कि नेचर की जो डिस्ट्रक्शंस भी होती है ना, उसमें भी खूबसूरती ही होती है। अब आगे पोइट ये लिखते हैं कि वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens brink। अब यहाँ पर पोइट हमें यह बता रहे हैं कि हमने काफी बारी उन माइटी डेड को भी इमेजिन किया है। यहाँ पर माइटी डेड वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस दिया था, मतलब जो शहीद हुए थे किसी ना किसी चीज के लिए, और उनकी जो शहीदी है, उनका जो सैक्रिफाइस है, उसमें भी कहीं ना कहीं ब्यूटी है, क्योंकि वो हमें इंस्पिरेशन देती है और हमें वैसे ही पॉजिटिव थिंकिंग रखने के लिए मोटिवेट करती है। और जो भी लवली टेल्स या कहानियां हमने सुनी और पढ़ी हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं खूबसूरती छुपी है। अब पोइट ने आखिर में ब्यूटी को एक ऐसे खुशियों के एंडलेस फाउंटेन के साथ कंपेयर किया है जो हमेशा स्वर्ग से नीचे आता रहता है और हमें खुशियां देता रहता है। और यहीं पर हमारी ये पोइम खत्म होती है। काफी अच्छी पोइम थी ना? मुझे तो ये पोइम पढ़ते पढ़ते और समझाते समझाते काफी पॉजिटिविटी मिली। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ऐसा ही फील होता होगा। अब हम इस पोइम के कुछ मेजर पोएटिक डिवाइसेस को समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पोइम का सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। अब मेटाफर ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करने के लिए विदाउट यूजिंग लाइक और एज। जैसे यहाँ पर पोइट ने ब्यूटी को एक खुशी के साथ कंपेयर किया है और एक एंडलेस फाउंटेन के साथ कंपेयर किया। दूसरा पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। हमारे पोइट ने इस पोइम में इमेजरी को बहुत ही खूबसूरती से यूज किया है। उन्होंने ट्रीज, फ्लावर्स, स्ट्रीम्स जैसे वर्ड यूज किए हैं जिसको पढ़ते ही हमारे दिमाग में उस चीज की इमेज आ जाती है। तीसरा पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम किसी नॉन लिविंग चीज को ह्यूमन क्वालिटीज
प्रॉपर्टीज दे देते हैं। अब जैसे पोइट ने इस पोइम में कहा था कि ब्यूटी की लवलीनेस इंक्रीज होती रहती है। अब लवलीनेस एक ऐसा एडजेक्टिव है जो ज्यादातर ह्यूमंस के लिए यूज किया जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि पोइट ने ब्यूटी को पर्सोनिफाई भी किया था। फोर्थ पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें आसपास के वर्ड्स के फर्स्ट कॉन्सोनेंट्स रिपीट होते हो। जैसे नोबल नेचर्स में एन एन रिपीट हो रहा है, ऐसे ही कूलिंग कॉवर्ट में सी सी रिपीट हो रहा है। इस पोइम में जो डार्कनेस और डार्क स्पिरिट्स हैं वो सैडनेस को सिंबलाइज करती हैं, और जो ब्यूटी है वो उम्मीद को सिंबलाइज करती है। अब हम इस पोइम के टोन और स्टाइल को समझ लेते हैं। पोइट ने इस पोइम में बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टोन यूज किया है, काम टोन यूज किया है, और फिलोसॉफिकल टोन भी यूज किया, क्योंकि वो हमें ये चीज सिखाना चाहते थे। इस पोइम का ओवरऑल मूड काफी पीसफुल था, सूदिंग था, और हमें अपलिफ्ट करने वाला था। अब चाहे इस पोइम का स्टाइल बहुत ही सिंपल था, बट इसकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही म्यूजिकल थी। अब इस पोइम में पोइट ने विजुअल सेंस का भी यूज किया है, स्मेल सेंस का भी यूज किया, और टच सेंस का भी यूज किया है। और ये जो रोमांटिक फीलिंग थी ये नेचर और ब्यूटी की तरफ थी। अब इस पोइम के कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। सबसे पहला थीम है ब्यूटी इज एटर्नल। अब ये पोइम हमें ये बताती है कि ब्यूटी कभी खत्म नहीं होगी, और ब्यूटी जो हमें खुशी देती है वो भी कभी खत्म नहीं होगी। दूसरा थीम है हीलिंग पावर ऑफ नेचर। ये पोइम हमें ये बताती है कि कैसे नेचर जो है और नेचर की जो ब्यूटी है वो हमारे दुख और दर्द को दूर कर सकती है और हमें खुशी दे सकती है। तीसरा थीम है ह्यूमन सफरिंग वर्सेस होप। अब हर एक ह्यूमन की जिंदगी में सफरिंग होती ही है, और जो ब्यूटी है, जो नेचर की ब्यूटी है, वो एक खुशी का जरिया बन सकती है और उम्मीद का जरिया बन सकती है। लास्ट थीम इज कनेक्शन विद नेचर। ये पोइम बेसिकली हमें यही सिखाती है कि हमें नेचर के साथ और कनेक्ट करना चाहिए, उसकी ब्यूटी के साथ और कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमें शांति भी देगी और कंफर्ट भी देगी। और यहीं पर हमारे थीम्स खत्म होते हैं। अब हम इस पोइम के सेंट्रल आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे। ये पूरी की पूरी पोइम हमें यही सिखाना चाहती है कि ब्यूटी जो है वो एक इटर्नल हैप्पीनेस का सोर्स है। किसी भी चीज में अगर हमें खूबसूरती दिखती है वो हमें हमेशा के लिए खुश रख सकती है, उसकी खुशी कभी भी फेड नहीं होगी या खत्म नहीं होगी। और जो नेचर की या किसी भी चीज की खूबसूरती है वो हमारे दुख और दर्द को दूर कर देगी और हमें एक ऐसी शांति देगी जो कि हमें हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए पॉजिटिव रहने में मदद करेगी। और इसी ऑप्टिमिस्टिक टोन के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। जब भी हम किसी चीज के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं और अंत में वो चीज नहीं होती है जैसा हम चाहते हैं, तो काफी दुख लगता है ना। अब आप इमेजिन करो, एक आदमी पूरा दिन ऐसे ही संघर्ष करता रहता है और एक चीज पाने के लिए मेहनत करता रहता है, पर रोज उसको वो चीज नहीं मिलती है। सोचो उसकी लाइफ कैसी होगी। आज की पोइम कुछ इसी आइडिया को ही एक्सप्लोर करेगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 12th की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम करने वाले हैं, जिसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। इस पोइम का नाम है रोड साइड स्टैंड। ये पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही जाने माने अमेरिकन पोइट थे, जो कि अपनी राइटिंग्स में रूरल लाइफ को बहुत ही रियलिस्टिकली एक्सप्लेन करते थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को द मॉडर्न वॉइस ऑफ न्यू इंग्लैंड भी कहा जाता है। इनका राइटिंग स्टाइल बहुत ही सिंपल है, पर इनकी सिंपल लैंग्वेज के पीछे डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग छुपे होते हैं, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। उनकी पोइट्रीज का मेन फोकस नेचर, रूरल लाइफ और ह्यूमन इमोशंस होता था। वो ह्यूमन इमोशंस को बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन करते थे। उन्होंने अपनी पोइट्री को लेके 4 पुलित्जर प्राइजेस भी जीते हुए हैं, और पूरी लाइफ में उन्होंने एक रेस्पेक्टेड टीचर और लेक्चरर का भी काम किया। मैं ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स में इस तरह के पोइट के रिलेटेड क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए अब हम इस पोइम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन समझते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू pathetically pled. It would not be fair to say for a doll of bread, but for some of the money, the cash whose flow sports, the flower of cities from sinking and withering faint. अब पोइट हमें बता रहे हैं कि एक सड़क के किनारे एक रोड साइड स्टैंड है, और वो सड़क काफी चलती है, मतलब लोग वहां पर आते जाते रहते हैं, पर वहां पर एक रोड साइड स्टैंड है जो दिखने में इतना अच्छा नहीं है, काफी पैथेटिक सा है। और ऐसे रोड साइड स्टैंड उन पीपल के होते हैं जो आसपास के रूरल एरियाज में रहते हैं। और पोइट हमें बताते हैं कि वो जो रूरल पीपल होते हैं वो मांग के खाने में विश्वास नहीं करते हैं, मतलब वो मांगते नहीं है। यहाँ पर अ डोल ऑफ ब्रेड का मतलब ही चैरिटी है, मतलब भीख मांग के खाना। वो अपना पैसा कमाते हैं और उन्हीं पैसे से विलेजेस को डेवलप करते हैं। यहाँ पर फ्लावर ऑफ सिटीज का मतलब है डेवलपमेंट। आगे लिखा है कि द पोलिश ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड, और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ट विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न्ड रॉन्ग एंड एस टर्न्ड रॉन्ग, ऑफर्ड फॉर सेल्ड वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वाड्स, और crook necked golden squash with silver warts, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? अब यहाँ पर
पर जो पॉलिश ट्रैफिक है वो रिच पीपल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहाँ से गाड़ियों में गुजरते रहते हैं और वो कहते हैं कि वो लोग अपना एक अलग डेस्टिनेशन रख के यहाँ से गुजर रहे होते हैं। और अगर वो इस रोड साइड स्टैंड को एक्नॉलेज भी करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये रोड साइड स्टैंड पीछे माउंटेन्स की सीनरी को ब्लॉक करता है। और जो विलेजर्स ने यहाँ पर डायरेक्शंस के गलत साइंस बनाए होते हैं वो उनके बारे में भी कमेंट करके जाते हैं कि ये गलत बनाए हुए हैं। और जो ये रोड साइड स्टैंड है ये देखो नेचुरल चीजें बेच रहा है, कोई ऐसी खराब चीज नहीं बेच रहा, ये उनके फायदे के लिए ही चीजें बेच रहा है, जैसे कि वाइल्ड बेरीज, क्रुक्ड नेक गोल्डन स्क्वैश। जो आप येलो सा फ्रूट देख रहे हो ना स्क्रीन पे, उसी को ही क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश बोला जाता है। पोएट सार्कास्टिकली ये भी बोलता है कि तुम्हारे पास पैसा तो है फिर भी तुम खर्च नहीं करते, ऐसा क्यों? ये लाइन लोगों की सेल्फिशनेस को हाईलाइट करता है। अब आगे पोएट ने ये लिखा है कि द हर्ट टू द सिनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सोर ऑफ व्हाट इज अनसेट हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपैंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। अब ये कहता है मेरे लिए प्रॉब्लम सिनरी नहीं है, जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो हमेशा अनकही रह जाती है और अनसुनी रह जाती है। हम यहाँ पर शहरों से दूर एक रोड साइड स्टैंड लगा के चीजें बेच रहे हैं और नेचुरल चीजें बेच रहे हैं और वो इस उम्मीद में ये स्टैंड लगाते हैं कि कुछ उनको पैसा मिल जाए। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि उनका मेन मोटिव पैसा ही है और वो सोचते हैं कि उन पैसे से इनकी जो लाइफ है वो बढ़िया हो जाएगी, वो इंप्रूव हो जाएगी और उनको वो वाली जिंदगी मिल जाएगी जो कि मूविंग पिक्चर्स में शो की जाती है, मतलब मूवीज में शो की जाती है, जो कि सरकार ने प्रॉमिस की हुई है। यहाँ पर पार्टी इन पावर का मतलब सरकार है। नाउ इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दिस pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to theater and the store where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। अब यहाँ पर पोइट गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहा है। वो कहते हैं कि न्यूज में आता है कि विलेजर्स को बेटर लाइफ दी जाएगी, उनके जो पुराने से विलेजेस हैं उनको मॉडर्न विलेजेस में शिफ्ट किया जाएगा जहां पर थिएटर भी होंगे, बड़े बड़े स्टोर भी होंगे, जिसके कारण उनको सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन पोइट कहता है ये कोई हेल्प नहीं है, ये एक्चुअल में कंट्रोल है। वो इन गरीबों को उम्मीद देते रहते हैं बट एक्चुअल में कुछ करते नहीं है। जो ग्रीडी गुड डूअर्स होते हैं, मतलब जो सिर्फ बोलते हैं कि अच्छा करेंगे बट एक्चुअल में सिर्फ अपना फायदा ही सोचते रहते हैं, वो इन बेनिफिट्स का फायदा उठाते रहते हैं और वो इनको इस फेक डेवलपमेंट की झूठी उम्मीद देते रहते हैं, जिनके कारण विलेजर्स खुद डेवलपमेंट के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और चैन की नींद सोते रहते हैं। अब आगे ये लिखा हुआ है कि समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइजेस आर। अब ये लाइंस बहुत इमोशनल है। अब यहाँ पर पोइट जो है वो खुद इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। वो इमेजिन करता है कि जो ये रोड साइड स्टैंड पे लोग हैं वो पूरा दिन वेट करते रहते हैं कि कोई उनसे सामान खरीद ले। वो कहता है कि मैं इन चीजों को बहुत मुश्किल से बेयर कर रहा हूँ, मुझसे ये लोग इस तरह देखे नहीं जा रहे हैं। वो पूरा दिन यही दुआ करते रहते हैं कि कोई और हमसे सामान खरीद ले। कोई भी ब्रेक की आवाज आती है या गाड़ी के रुकने की आवाज आती है तो इनको लगता है कोई इनसे सामान खरीदने वाला है। पर जो हजारों सेल्फिश गाड़ियां यहाँ से निकलती रहती हैं उनमें से एक आधी गाड़ी ही रुकती है और वो भी सिर्फ यही पूछती है कि फार्मर्स के प्राइजेस क्या हैं, इनसे सामान नहीं खरीदती। आगे पोइम में ये लिखा हुआ है कि एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड to back and turn around, and yet another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't, they had none, didn't it see। अब यहाँ पर रोड साइड स्टैंड वालों की उसी कंडीशन को और एक्सप्लेन किया हुआ है। अब एक और गाड़ी रुकती है पर वो सिर्फ इसलिए रुकती है ताकि वो यार्ड का यूज कर सके और यू टर्न मार सके। एक और गाड़ी रुकती है बट वो सिर्फ यही पूछती है कि आगे का रास्ता कहाँ से है। फिर थोड़ी देर बाद एक और गाड़ी रुकती है बट वो सिर्फ यही पूछती है क्या तुम पेट्रोल बेचते हो। अब आगे रोड साइड स्टैंड वाले का एंगर दिखाया हुआ है कि नहीं, वो पेट्रोल नहीं बेच सकते हैं, उनके पास है ही नहीं, क्या वो देख नहीं सकते हैं। अब ये लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि जो विलेजर्स हैं वो पेट्रोल को अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको बेचना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब इस पोएम की आखिरी लाइंस में ये लिखा हुआ है कि नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लेफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सीन आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। अब यहाँ पर पोइट बोलते हैं कि विलेज में जो इनकम लेवल है वो इतना लो है कि लोगों की लाइफ इंप्रूव ही नहीं होती है। जो कंट्री स्केल ऑफ गेन है उसका मतलब रूरल एरियाज का अर्निंग लेवल है और लाइफ ऑफ स्पिरिट का मतलब है हैप्पीनेस या इंप्रूवमेंट, जो कि कभी भी नहीं मिलती है उनको। और ये चीज वो पूरे विलेजर्स की तरफ
से कहते हैं। अब यहाँ पर वॉइस ऑफ द कंट्री का मतलब उन सारे विलेजर्स की आवाज है। अब बाकी की लाइंस बहुत शॉकिंग है। पोइट कहते हैं कि उनको कितना रिलीफ मिलेगा अगर उनको एक ही झटके में इस दुख भरी जिंदगी से निकाल दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। यहाँ पर इनडायरेक्टली पोइट डेथ का सोल्यूशन दे रहे हैं कि उनकी इस दुख भरी जिंदगी का सोल्यूशन डेथ है। अब अगले दिन जो पोइट वापस अपनी नॉर्मल थिंकिंग में आए, उन्होंने ये सोचा कि अगर कोई मेरे पास ऐसा सोल्यूशन लेके आए मेरी प्रॉब्लम को एक ही झटके में खत्म करने का, मुझे कैसा फील होगा? मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा फील होगा। ये लाइंस ये शो करती हैं और इसी इमोशनल टोन के साथ हमारी ये पोइम खत्म होती है। अब ये पोइम पढ़ने के बाद मैं कभी भी सड़क के किनारे कोई रोड साइड स्टैंड देखूंगा तो मुझे यही पोइम याद आएगी और मैं हमेशा कुछ ना कुछ उनसे खरीद के ही जाऊंगा। अब इस पोइम की जो राइमिंग स्कीम है वो काफी इरेगुलर है, मतलब इसकी कोई भी फिक्स्ड राइमिंग स्कीम नहीं है। ये फ्री वर्स स्टाइल में लिखी गई है जो कि इस पोइम की नेचुरलनेस और रियलिस्टिक टोन को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है। अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले पोएटिक डिवाइसेस। इस पोइम में इमेजरी बहुत ही अच्छे से यूज की गई है। हम हर एक चीज को पढ़ के अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी सराउंडिंग या सेटिंग कैसी होगी। जैसे रूरल एरिया, रोड साइड स्टैंड, उसके पीछे के माउंटेन्स, वो हम इजीली इमेजिन कर सकते हैं। दूसरा है आयरनी। यहाँ पर जैसे बताया गया कि सरकार जो कि प्रॉमिस करके बैठी हुई है कि उनको मूवीज वाली लाइफ दी जाएगी, एक्चुअल में उनकी लाइफ ऐसी है कि वो एक दिन भी खुश नहीं रह सकते हैं। तीसरा है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन एक ऐसा डिवाइस है जहां पर दो कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स रिपीट होती है एक ही लाइन में, जैसे ग्रीडी गुड डूअर्स, बेनिफिसेंट बीस्ट्स, ये एलिट्रेशन का यूज शो करते हैं। फोर्थ पोएटिक डिवाइस इज मेटाफर। यहाँ पर पोइट ने मेटाफर भी बहुत अच्छे से यूज किया है, जैसे चाइल्डिश लॉन्गिंग को इनोसेंट होप, एक उम्मीद के साथ कंपेयर किया हुआ है। एंड दैट्स इट फॉर द पोएटिक डिवाइसेस। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स को देख लेते हैं। इस पोइम का सबसे पहला थीम है रूरल पॉवर्टी। इस पूरी पोइम में रूरल पीपल की गरीबी को शो किया हुआ है कि कैसे वो अपना गुजारा करते हैं और कैसी हेल्पलेस जिंदगी जीते हैं। दूसरा है अर्बन इंडिफरेंस। इस पूरी पोइम में जो रोड साइड स्टैंड है वो विलेजर्स की जिंदगी को रिप्रेजेंट करता है और जो गाड़ियों में लोग जा रहे हैं वो अर्बन पीपल की जिंदगियों को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यहाँ पर पोइट ने उस रोड साइड स्टैंड से हमें ये शो किया है कि जो विलेजर्स होते हैं वो हमेशा यही उम्मीद में बैठे रहते हैं कि उनके पास कोई आज रुकेगा तभी उनको पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ जो लोग हैं गाड़ियों में केयर फ्री पैसे के साथ घूम रहे हैं। फोर्थ थीम इज ब्रोकन ड्रीम्स। अब जैसे विलेजर्स को सपना दिखाया जाता है कि उनकी जिंदगी फिल्मों जैसी हो जाएगी जब उनको मॉडर्न विलेजेस में शिफ्ट कर दिया जाएगा, पर एक्चुअल में उनके सपने सपने ही रह जाते हैं। लास्ट इज होप वर्सेस रियलिटी। अब जो विलेजर्स है वो उम्मीद तो बहुत लोग आके बैठे हैं, बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट रियलिटी में कुछ और ही हो रहा है, उनको रियलिटी में कुछ भी नहीं मिल रहा। तो चलिए अब हम इस पोइम के सेंट्रल आइडिया को समझ लेते हैं। ये पूरी पोइम रूरल पीपल की दर्द भरी जिंदगी को हाईलाइट करती है, जो कि सिटी ट्रैवलर्स के ऊपर डिपेंड करते रहते हैं सर्वाइवल के लिए, बट वो हमेशा उनके द्वारा इग्नोर होते हैं। और ये पूरी पोइम उन लोगों के अर्बन माइंडसेट जो कि बहुत ही सेल्फिश है उसको क्रिटिसाइज करती है और उस फेक प्रोमिसेस को भी क्रिटिसाइज करती है जो सरकार उनसे करके बैठी हुई है डेवलपमेंट को लेके। और इसी क्रिटिसिज्म के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। कल मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते एक मीम देखा, उसमें बंदा जोर जोर से चीता ही कह दे चिल्ला रहा था। लेकिन ये पोइम किसी चीता या बिल्ली के बारे में नहीं है, ये पोइम है शेर के बारे में। और जब ये पोइम अपलोड होने वाली है उस वक्त भी शेरों वाली माँ की नवरात्रि चल रही है, तो ये पोइम को पढ़ने के लिए इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता। तो वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम देखेंगे आंट जेनिफर्स टाइगर्स बाय एड्रियन सीसिल रिच। एड्रियन सीसिल रिच एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और फेमिनिस्ट थे जिनका बर्थ 1929 में हुआ था। उन्हें 20th सेंचुरी के सेकंड हाफ की सबसे इन्फ्लुएंशियल और वाइडली रेड पोएट्स में से एक माना जाता है। उन्होंने अपनी पोएट्री के थ्रू विमेन के ऑपरेशन को ओपनली हाईलाइट किया और इस टॉपिक को पोएटिक डिस्कोर्स के सेंटर में ले आई। उनके अर्ली वर्क्स जैसे अ चेंज ऑफ वर्ल्ड काफी स्ट्रक्चर्ड होते थे, जिसके लिए उन्हें येल यंगर पोएट्स अवार्ड भी मिला। लेकिन 1960s और 70s तक उनकी राइटिंग काफी चेंज हो गई। वो फ्री वर्स लिखने लग गई और उनकी पोएट्री ज्यादा बोल्ड, पॉलिटिकल और फेमिनिस्ट हो गई। ये पोइम छोटी सी है, तो चलो समझने से पहले इसको फटाफट रीड कर लेते हैं। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. Aunt Jennifer's fingers, fluttering through the wool, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. While Aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud
प्राउड एंड अनअफ्रेड। अब इस पोएम को स्टैंजा वाइज समझते हैं। स्टैंजा 1 में पोएट यहाँ एक लेडी की बात कर रही है जिन्हें वो आंट जेनिफर कहती है। आंट जेनिफर एक क्लोथ पर एम्ब्रॉयडरी कर रही है जो शायद टेबल क्लोथ या वॉल हैंगिंग हो सकता है। उस पर उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं जो ग्रीन फॉरेस्ट में बिल्कुल फियरलेसली रन कर रहे हैं। पोएट उनकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हुए उन्हें टोपैज से कंपेयर करती है जो एक प्रीशियस येलो स्टोन होता है। क्योंकि यहाँ लाइक या एज का यूज किए बिना ही कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ सिमिली नहीं बल्कि मेटाफोर का यूज हुआ है। दिखाया यह है कि ग्रीन बैकग्राउंड में टाइगर्स ब्राइट और शाइनिंग लग रहे हैं, वो बिल्कुल फियरलेस हैं और उन्हें मैन की प्रेजेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता। यहीं पर एक स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट दिखाई देता है। टाइगर्स जो आंट जेनिफर ने बनाए हैं वो फियरलेस हैं, लेकिन खुद आंट जेनिफर ऐसी नहीं है। आगे पोएट कहते हैं कि ये टाइगर्स फॉरेस्ट के प्राउड और कॉन्फिडेंट क्रिएचर्स हैं जो एलिगेंट लगते हैं, शाइनिंग हैं और उनमें एक ग्रेसफुल शिवेलरिक यानी जेंटलमैन जैसी क्वालिटी है। दूसरे स्टैंजा में पोएट आंट जेनिफर के फियर को हाईलाइट करते हैं जो वो अपने हस्बैंड के सामने फील करती है। जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है तो उनकी फिंगर्स क्विवर करती हैं, यानी हल्की सी कांप रही होती हैं, शिवर कर रही होती हैं। इसका रीजन ये है कि उनके हस्बैंड उनकी इस हॉबी को अप्रूव नहीं करते। उनपे इतना ज्यादा प्रेशर है कि उनके लिए नीडल को प्रॉपरली चलाना भी मुश्किल हो जाता है। फिर पोएट वेडिंग रिंग का मेंशन करते हैं जो नॉर्मली लव और कमिटमेंट का सिंबल होता है, लेकिन आंट जेनिफर के लिए ये रिंग एक बर्डन बन चुकी है। उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में इतना कुछ सफर किया है कि ये छोटी सी रिंग भी उन्हें हैवी लगती है। यहाँ वेट सिर्फ फिजिकल वेट नहीं है बल्कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्ट्रिक्शंस को शो करता है जो शादी के बाद उन पर आ गई हैं। ये रिंग उनके लिए एक सिंबल बन जाती है उनके हस्बैंड की डोमिनेशन का और उन सारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस का जो उन्होंने फेस किए हैं। इसके साथ ये रिंग ओनरशिप का भी सिंबल है, जैसे आंट जेनिफर अब अंकल की प्रॉपर्टी हो चुकी हैं। ये रिंग एक टैग या मार्क की तरह है जो उनकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, यानी जो चीज गिफ्ट होनी चाहिए थी वो उनके लिए एक बर्डन बन गई है। तीसरे स्टैंजा में पोएट ये दिखाती है कि आंट जेनिफर के अंदर फ्रीडम और फियरलेसनेस की स्ट्रॉन्ग डिजायर है जो हमें उनके बनाए हुए टाइगर्स के थ्रू क्लियरली दिखती है। लेकिन आयरनी ये है कि वो शायद अपनी रियल लाइफ में कभी भी ये फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगी। पोएट कहती है कि शायद ये फ्रीडम उन्हें सिर्फ डेथ के बाद मिले, लेकिन यहाँ भी एक ट्रेजिक आयरनी है, उनके हाथ फिर भी उस वेडिंग रिंग से बंधे रहेंगे। आंट जेनिफर ने जो सफरिंग और ऑपरेशन अपनी मैरिड लाइफ में फेस किया है वो इतना डीप है कि वो उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका है। मतलब इवन आफ्टर डेथ उनकी लाइफ को उन स्ट्रगल्स के थ्रू ही याद किया जाएगा। दूसरी तरफ उनके बनाए हुए टाइगर्स हमेशा जिंदा रहेंगे और वो हमेशा फियरलेस, प्राउड और फ्री दिखेंगे। यानी आंट जेनिफर खुद तो वो लाइफ नहीं जी पाई, लेकिन उनकी आर्ट उस फ्रीडम को हमेशा एक्सप्रेस करती रहेगी। अब देखते हैं इस पोइम की टेक्निकल साइड को। अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो ये पोइम एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करती है, AABBCC। स्टाइल की बात करें तो पोइम काफी सिंपल और स्ट्रक्चर्ड है। इसकी लैंग्वेज इजी है लेकिन मीनिंग काफी डीप है। इस पोइम का टोन क्वाइट और रिफ्लेक्टिव है, लेकिन उसके अंदर एक सेंस ऑफ ऑपरेशन भी फील होता है। मतलब ये पोइम सरफेस पे तो काम लगती है लेकिन अंदर ही अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्ट्रगल को छुपाए हुए है। अब अगर हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो सबसे पहले आता है एलिट्रेशन, जैसे स्लीक, शिवेलरिक, सर्टेनिटी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक वर्ड S से स्टार्ट होता है और बाकी दो C से, लेकिन एलिट्रेशन अल्फाबेट पे नहीं बल्कि साउंड पे डिपेंड करती है। यहाँ तीनों वर्ड्स में स साउंड रिपीट हो रहा है, चाहे आप लोग बोल के देख लो, स्लीक, शिवेलरिक, सर्टेनिटी, इसीलिए ये एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। पोइम में टाइगर्स फ्रीडम को रिप्रेजेंट करते हैं जबकि आंट की रिंग ऑपरेशन और कंट्रोल का सिंबल है। इस पोइम में इमेजरी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे ब्राइट टोपास डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। इससे हमें ब्राइट येलो टाइगर्स का ग्रीन फॉरेस्ट में होने का एक क्लियर विजुअल मिलता है और टेरिफाइड हैंड्स और फ्लटरिंग फिंगर्स भी आंट जेनिफर की कंडीशन को विविडली शो करते हैं। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ फियरलेस टाइगर्स हैं और दूसरी तरफ आंट जेनिफर जो खुद डर के साथ जी रही है। ये कॉन्ट्रास्ट और भी क्लियर होता है जब हम देखते हैं कि टाइगर्स डू नॉट फियर द मैन, लेकिन आंट जेनिफर खुद फियर में जी रही है। और लास्ट में आता है एन्जैम्बमेंट, जहां लाइंस बिना रुके एक दूसरे में फ्लो करती हैं और एक थॉट अगली लाइन में भी कंटिन्यू होता है। अब अगर हम थीम्स की बात करें तो सबसे पहला थीम है ऑपरेशन इन मैरिज। आंट जेनिफर की मैरिड लाइफ में उन्हें कंट्रोल और डोमिनेशन फेस करना पड़ता है जो उनके फियर और ट्रेम्बलिंग हैंड्स में क्लियरली दिखाई देता है। इसके साथ ही फीमेल सब्जुगेशन और स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी भी एक इम्पोर्टेंट थीम है। यहाँ आंट जेनिफर सिर्फ ऑपरेस नहीं है बल्कि धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी भी लूज करती जा रही है, जैसे उनकी इंडिविजुअलिटी मैरिज के अंदर सप्रेस हो गई हो। फिर आता है डिजायर फॉर फ्रीडम। यह डिजायर हमें उनके बनाए हुए टाइगर्स में दिखता है जो बिल्कुल फियरलेस और कॉन्फिडेंट हैं।
आर्ट एज एस्केप भी एक स्ट्रॉन्ग थीम है, लेकिन ये सिर्फ एस्केप नहीं है, ये उनके डिजायर्स और ट्रू सेल्फ का एक्सप्रेशन भी है। जो फ्रीडम वो रियल लाइफ में अचीव नहीं कर पाती, उसको वो अपनी आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करती हैं। साथ ही पोएम ये भी दिखाती है कि आर्ट परमानेंट होती है, जबकि ह्यूमन लाइफ टेम्परेरी। आंट जेनिफर खुद चाहे जिंदा ना रहें, लेकिन उनके टाइगर्स हमेशा फियरलेस और फ्री रहेंगे। और लास्ट थीम है साइलेंट सफरिंग, जो आंट जेनिफर की लाइफ का कोर पार्ट है। वो अपना पेन ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाती, लेकिन वो उनके एक्शंस और आर्ट में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। इस पोइम का सेंट्रल आइडिया फीमेल ओप्रेशन और आइडेंटिटी के स्ट्रगल के अराउंड रिवॉल्व करता है। पोएट एक स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट दिखाती है। एक तरफ आंट जेनिफर के बनाए हुए टाइगर्स हैं जो फियरलेस और फ्री हैं, और दूसरी तरफ आंट जेनिफर खुद हैं जो एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जी रही हैं। ये टाइगर्स स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस का सिंबल है, जबकि उनकी एम्ब्रॉयडरी उन लिमिटेशंस को शो करती है जो उन पर मैरिज और सोसाइटी के थ्रू इम्पोज की गई हैं। इस कंट्रास्ट के थ्रू पोएट ये दिखाती है कि वो फ्रीडम और सेल्फ एक्सप्रेशन चाहती हैं, लेकिन उसे अपनी रियल लाइफ में वो शायद कभी अचीव नहीं कर पाएंगी। एंड इवन आफ्टर हर डेथ उनके बनाए हुए टाइगर्स हमेशा फ्री और फियरलेस ही रहेंगे, और उनकी आर्ट एटर्नल रहेगी और उनके डिजायर फॉर फ्रीडम को एक्सप्रेस करती रहेगी। तो ये था आंट जेनिफर्स टाइगर्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।